तो फ्रेंड्स, अब हम ये सोच के चलेंगे कि हम ऑडिट करने जा रहे हैं। अब हम खुद अपने आप को एक ऑडिटर मान के चलेंगे। जितना भी आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं, हम खुद एक ऑडिटर हैं और हमें ऑडिट कैसे करनी चाहिए, क्या उसमें प्रोसीजर्स होते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बस एक चीज़ याद रखना, हम ऑडिटर हैं तो हम ऑडिटर पे ही ऐसे अप्लाई होते हैं। तो हम अब ऑडिट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ऑडिट प्रोसेस को मैंने 3 फेजेस में बांटा है। पहली है प्लानिंग, दूसरी एग्जीक्यूशन, तीसरी कंप्लीशन। प्लानिंग में ऐसे 200-300 कवर किए, एग्जीक्यूशन में 400, 500, 600 की सीरीज, और कंप्लीशन में 700 की सीरीज कवर किए। प्लानिंग में 200 एक बार क्विक गो थ्रू कर लेते हैं नाम का, ताकि हमें रिवाइज हो जाए फटाफट से। 200 बोलता है ऑब्जेक्टिव एंड कंडक्ट, 210 बोलता है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, 220 बोलता है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट, इसमें इंक्लूड होता है QC1 एज वेल। 230 बोलता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दिस, 240 बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फ्रॉड एंड ऑडिट, 250 बोलता है कंसिडरिंग लॉज एंड रेगुलेशन, 260 बोलता है कम्युनिकेटिंग टू दोस्त गवर्नेंस, 265 बोलता है कम्युनिकेटिंग इंडिविजुअल इंटरनल कंट्रोल टू दोस्त गवर्नेंस, 299 बोलता है जॉइंट ऑडिट, 300 बोलता है प्लानिंग एंड ऑडिट, 315 बोलता है रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट, 320 बोलता है मटेरियलिटी, 330 बोलता है रिस्पॉन्स टू दी असेस्ड रिस्क। एग्जीक्यूशन की बात करें तो 402 बोलता है यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, 450 बोलता है इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड, 500 बोलता है ऑडिट एविडेंस, 501 बोलता है सेलेक्टेड आइटम्स इन्वेंट्री लिटिगेशन एटसेट्रा, 505 बोलता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, 510 बोलता है ओपनिंग बैलेंसेस, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, 520 बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर, 530 बोलता है सैम्पलिंग, 540 बोलता है कंडक्टिंग एस्टिमेट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, 550 बोलता है रिलेटेड पार्टीज, 560 बोलता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, 570 बोलता है कोई कंसर्न, 580 बोलता है रिप्रेजेंटेशन, 600 बोलता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, 610 इंटरनल ऑडिटर यूजिंग द वर्क ऑफ, 620 बोलता है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, 700 बोलता है ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, 701 बोलता है की ऑडिट मैटर, 705 बोलता है मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन, 706 बोलता है अदर एम्फेसिस ऑफ मैटर, emphasis of other matter पैरा है, another matter पैरा है, 710 बोलता है कमेटी में, 720 बोलता है अदर इन्फॉर्मेशन। जनरली हम ऑडिट कैसे करते हैं, जो कि एक छोटी सी प्रोसेस मैंने अप्लाई की है, जो कि हर तरह की ऑडिट, अगर आप किसी भी अकाउंट का कर रहे हो, किसी भी चीज़ की आप ऑडिट कर रहे हो, किसी भी अकाउंट जनरल लेजर किसी भी चीज़ की ऑडिट आप स्टार्ट करने वाले हो, तो एक जनरल प्रोसेस क्या होती है वो मैंने यहाँ पे समराइज़ की है। कि आप एक बार जो भी ऑडिट करने वाले हैं, एक बार आप वॉक थ्रू करेंगे बिजनेस की प्रोसेसेस की, कि बिजनेस कैसे काम करती है, बिजनेस में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, तब तक बिजनेस ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाते हैं, वो आप गो थ्रू करोगे, वॉक थ्रू करोगे। उसके बाद रिस्क आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से रिस्क इस प्रोसेस में हो सकते हैं। फिर आप देखोगे कि जो कंट्रोल लगा रखे हैं एंटिटी ने, वो क्या ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली और नॉट। फिर डिसाइड करोगे मटेरियलिटी और इसको मटेरियल में स्टेटमेंट, ये सब डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम ये अभी एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, तो डिसाइड करेंगे मटेरियलिटी और इसको मटेरियल में स्टेटमेंट। उसके बाद हम सस्टेनेबिलिटी प्रोसीजर लगाएंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम एंगेजमेंट टीम के साथ, और डिस्कस करेंगे हम मैनेजमेंट से, दो चार्ज गवर्नेंस से। ये सब करने के बाद हम अपनी ओपिनियन देंगे। तो एक जनरल प्रोसेस मैंने समराइज की है यहाँ पे, वो है आप एक बार वॉक थ्रू करेंगे पूरी बिजनेस प्रोसेस का, आइडेंटिफाई करेंगे उनका रिस्क है, उसके बाद कंट्रोल्स देखेंगे कितने इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि मटेरियलिटी रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट कितना हो सकता है, मटेरियलिटी डिसाइड कर देंगे। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे अपनी टीम के साथ, अपने मैनेजमेंट के साथ, दो चार करेंगे। उसके बाद आप ओपिनियन ड्राफ्ट कर देंगे। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऐसे 200 से, विच इज़ ऑब्जेक्टिव एंड कंडक्ट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि कहता है एक ब्रीफ में, अगर मैं ऐसे दोस्तों को बोलूँ, ये बोलता है कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ। ऑब्जेक्टिव बोलता है कि रीजनेबल अश्योरेंस देगा ऑडिटर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी कि बिग अमाउंट, यानी कि बड़े बड़े मिस स्टेटमेंट से फ्री है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड हो चाहे एरर हो, किसी भी रीजन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी कि बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट, जैसे कई बार अगर आपके रेवेन्यूज करोड़ में है और आपके मिसस्टेटमेंट कोई लाख में पाया जाता है, तो दैट इज नॉट रिलेवेंट, बिकॉज वो ज़्यादा बड़े अमाउंट का है। तो रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट वही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल, यानी कि बड़े बड़े मिसस्टेटमेंट से फ्री है, चाहे वो हो चाहे वो ड्यू टू फ्रॉड हो, क्या बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, या फिर कोई भी टेक्निकल एरर है, तो उससे फ्री होना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हमारे जैसे इंडिया कंपनीज एक्ट एटसेट्रा, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट ने प्रॉपर तरीके से इंडिया फॉलो करके और कंपनीज एक्ट के जितने भी फॉर्मेट है इन सबको फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है। इस पर हम ओपिनियन देंगे। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इस पर हम ओपिनियन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। नोट कहता है कि अगर कोई फ्रॉड सस्पेक्ट हो गया है, तो हम कोई भी फ्रॉड अगर सस्पेक्ट हो जाता है, तो हम रीअसेस करेंगे अपनी मटेरियलिटी, जो कि हमने पहले डिसाइड की थी, जो कि है सेट न्यूमेरिक बेंचमार्क।
और उसके बाद रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हम चेक करेंगे जो कि 315 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को हम देखेंगे कि कितना उसको बढ़ाना है, कम करना है। सर ऑब्जेक्टिव बाद कंडक्ट की बात करता है ये ऐसे, और कंडक्ट ऑडिटर शुड फॉलो कंडक्ट यानी कि हमें कैसा काम करना चाहिए। तो ऑडिटर शुड फॉलो ऐसे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग को फॉलो करना चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी चाहिए, एथिकल इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी यानी कि आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए यानी कि जिस पर्पस के लिए आपको काम दिया गया है, यानी कि ऑडिट का पर्पस जो है वो फुलफिल करने के लिए आप काम करो। फर्स्ट कंपीटेंस एंड ड्यू केयर को आप अप्लाई करेंगे, यानी कि अपने प्रोफेशनल जजमेंट्स और ये सब अप्लाई करेंगे, जो भी आपके नॉलेज एक्सपीरियंस उसको अप्लाई करेंगे, और कॉन्फिडेंशियलिटी बरतेंगे, यानी कि आप क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कहीं और लीक नहीं करेंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखेंगे, यानी कि क्वेश्चनिंग मैन रखेंगे। हर कोई भी जरा सा भी सस्पेक्ट होता है आप मैनेजमेंट से क्वेश्चन करेंगे, उनसे रिप्लाई मांगेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे, अपने अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को अप्लाई करेंगे। ऑडिट रिस्क को देखेंगे कि कोई ऑडिट रिस्क का मतलब होता है कि आप इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देंगे, यानी कि आपने ओपिनियन दी है एडवर्स और एक्चुअल में वो एडवर्स नहीं है। तो ऑडिट रिस्क को हम ध्यान में रखेंगे कि ऑडिट रिस्क ज़्यादा ना हो, और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम गैदर करेंगे। उसके बाद ऐसे 210 बोलता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसमें इसको अगर मैं एक लाइन में समराइज करूँ तो ये बोलता है मेरे और मैनेजमेंट के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे। मेरे और मैनेजमेंट के, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑडिटर और मैनेजमेंट दो पार्टीज और बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रीजनेबल अश्योरेंस देगा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को वो पूछ सकता है, क्लाइंट को विजिट कर सकता है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रिपेयर करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, मेंटेन करे इंटरनल कंट्रोल, और जो भी ऑडिटर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको प्रोवाइड करे। अग्रीमेंट रिवाइज कर सकते हैं जब भी रिक्वायर हो, जैसे 5 साल के टर्म के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन मान लो 2 साल बाद कोई ऐसा मैटर आ जाता है कि आपको अग्रीमेंट में डलवाना पड़ता है कि मैनेजमेंट ये भी इन्फॉर्मेशन देगा, या ऑडिटर ये भी चेक कर सकता है, कोई भी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आ गया, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट नया आ गया, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे एडिशनली रिवाइज करवा सकते हैं। फिर नोट कहता है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है ऑडिटर पे, तो ऑडिटर उस चीज़ का इम्पैक्ट असेस करेगा कि अगर वो रिस्ट्रिक्शन जो जैसे लिमिटेशन लगा दी है मैनेजमेंट ने, यानी कि मैनेजमेंट ने मान लो बोल दिया कि आप डेटर से कंफर्मेशन नहीं ले सकते फॉर एग्जांपल, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट देखेंगे कि डेटर आपके ओपिनियन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर ही लिमिटेशन लग गई है तो ऑडिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप डिनाई कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई प्रीपेड एक्सपेंस पे अगर उन्होंने बोला है कि प्रीपेड एक्सपेंस के हमारे पास इन्वॉइसेस नहीं है, कोई छोटा मैटर है लेकिन उसका ओपिनियन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेटर ऑन अगर एक बार आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया और एग्रीमेंट साइन करने के कुछ टाइम बाद लिमिटेशन इम्पोज कर दी मैनेजमेंट ने, 2 साल बाद बोल दिया कि अब प्रीपेड एक्सपेंस के हमारे पास इन्वॉइसेस नहीं होंगे, तो आप उस टाइम विड्रॉ कर सकते हैं अगर उसका इम्पैक्ट ओपिनियन पे ज़्यादा है तो। उसके बाद 220 की बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फॉर अच्छा ऐसे 220 जो है वो ऑडिटर के लिए होता है। SQC 1 जो स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल 1 जो है वो फॉर्म ऑडिट फॉर्म के लिए होता है। तो इसमें इसको अगर एक लाइन में मैं समराइज करूँ तो वो होता है कि मेरी ऑडिट की क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। 220 बोलता है कि पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करे, IOPC जैसे कि मैंने बताया, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपीटेंस, ड्यूगर, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेगा, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि जितने भी आपकी एंगेजमेंट टीम में मेंबर हैं वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्लाइंट रिलेशनशिप होना चाहिए, खुद पार्टनर किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, रिलेटेड के रिलेटेड से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कंपीटेंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट, यानी जो भी ऑडिटर जो भी बंदा ऑडिट करने जा रहा है वो कंपीटेंट है कि नहीं है, वो उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ताकि वो ऑडिट कंडक्ट कर पाए। कोई एक्सपर्ट हायर किया है तो उसकी कंपीटेंस चेक करेगा पार्टनर। कंपीटेंस कैपेबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड एक्सपर्ट हेड चेक करेगा। क्लाइंट प्लेस पे जाके एंगेजमेंट पार्टनर जो है डायरेक्शन करेगा, सुपरविजन करेगा, रिव्यू करेगा, मॉनिटर करेगा, डिस्कस करेगा अपने एंगेजमेंट टीम के साथ। ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है SQC 1, वो कहता है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेंगे आपके टीम मेंबर्स, अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग करेंगे आपके टीम मेंबर्स, रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा पार्टनर, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करेगा एंगेजमेंट टीम की, इंडिपेंडेंस, एंगेजमेंट टीम की परफॉर्मेंस चेक करेगा, रिव्यू करेगा एंगेजमेंट पार्टनर। और एंगेजमेंट टीम जो है कंपीटेंट होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए ऑडिट कंडक्ट करने की, एंगेजमेंट टीम के पास रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूटी भी चेक करना
चाहिए। उसके बाद क्वालिटी रिव्यू होता है जिसमें ऑडिट की जाती है, तो रिव्यू ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। तो इसमें देखेंगे कि सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करेंगे। जो रिव्यूअर जो होते हैं, क्वालिटी रिव्यूअर होते हैं, वो ऑडिट जो आपके एंगेजमेंट पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट मैटर्स, कौन कौन सिग्निफिकेंट मैटर्स वो रिपोर्ट करने वाले हैं। रिव्यू करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मैनेजमेंट ने जो बनाया है, और ऑडिटर ने जो ऑडिट ओपिनियन दिया है उसको आप चेक, उसको रिव्यूअर चेक करेगा। उसके बाद इंडिपेंडेंस चेक करेगा, या कंप्यूटर्स चेक करेगा, एक्सेट्रा सब चेक करेगा। तो आप देख सकते हैं 220 और SQC1 क्वाइट सिमिलर। 230 की बात करेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जो भी किया है आपने सब कुछ लिखो, छींका भी है तो वो भी लिखो। यानी कि इसका मीनिंग है रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपने लगाए हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स जैसे आपने कोई रिकैलकुलेशंस की हैं, कोई रेशियोज अप्लाई किए हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, आपने कोई चालान इकट्ठे किए हैं तो वो उसकी भी कॉपी होनी चाहिए। कंक्लूजन चीज आपने जो कंक्लूजन दी है, डिसीजन दिया है, ओपिनियन दी है, उसकी भी आपके पास, जैसे कोई भी एक मैटर पे आपने देखा है कि ओके कि डेटर जो है वो ठीक है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो आप उसकी जो कंक्लूजन रीच किए हैं उसकी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी। पर्पस क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के? हेल्प इन प्लानिंग, डिटरमिनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की प्लानिंग में प्लानिंग में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है। कल को मैनेजमेंट ये ना बोल दे कि तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं, या फिर ये तो तुमने काम किया ही नहीं। तो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो है एंगेजमेंट टीम से पूछ सकता है कि आपने क्या क्या काम किया, तो उसके लिए आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन रखना बड़ा ज़रूरी है। और लीगल रिक्वायरमेंट भी होते हैं, कई बार बहुत सारे एक्ट बोलते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। जैसे GST में ITC जो रिकन्सिलिएशन है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता था ऑडिट जब थी। तो ये चीज़ है, ये पर्पस है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने का। डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है? सिग्निफिकेंट मैटर्स करना है, जैसे रेवेन्यू, मान लो कोई सिग्निफिकेंट मैटर है कि जिसमें रेवेन्यू में कुछ गड़बड़ी है या फिर कुछ सस्पिशियस है, तो उस सिग्निफिकेंट मैटर को, रेवेन्यू में उतार चढ़ाव ज़्यादा आ गया इस साल, तो उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे। एरियाज़ वेयर प्रोफेशनल जजमेंट्स आर अप्लाइड, यानी कि जिसमें आपने प्रोफेशनल जजमेंट लगाई है कोई भी डिसीजन को बनाने में, जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फेयर है कि नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फेयर है कि नहीं है, तो आपने जो प्रोफेशनल जजमेंट लगाई है उसको फेयर बनाने के लिए, तो वो सब आप डॉक्यूमेंट करेंगे। डेट, प्लेस, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट करेंगे, कहाँ कहाँ आपने कंक्लूजन रीच करी है वो डॉक्यूमेंट करेंगे। ऑडिट फाइल जो है वो इंक्लूड्स ऑल अदर वर्किंग पेपर्स यूज्ड इन डिटरमिनिंग कंक्लूजन्स अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऑडिट फाइल जो होती है वो ऑडिट रिपोर्ट के अलावा और भी चीज़ें इंक्लूड करती हैं। तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपने एविडेंसेस गैदर किए हैं वो सब की कॉपीज़ होती है। तो ऑडिट फाइल में ऑडिट रिपोर्ट तो एक हिस्सा होती है, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठा किए हैं, जो जो प्रोसीजर्स आपने लगाए हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड होता है जो पूरे ऑडिट फाइल में बनाया जाता है। ऑडिट फाइल दो तरह की होती है, परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल टू बी यूज फॉर मेजोरिटी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑडिट, एग्जाम्पल लोन अग्रीमेंट। यानी कि ये कहने का मतलब है परमानेंट ऑडिट फाइल वो होती है जिसमें आप वो डॉक्यूमेंट रखोगे, जैसे कि कोई 20 साल का लोन अग्रीमेंट है और आपने पहले साल ऑफ द ऑडिट में आपने वो लोन अग्रीमेंट ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप हर साल, जैसे 5 साल आप ऑडिट करने वाले, तो अगले साल भी आप जाके वहाँ पे वही लोन अग्रीमेंट बार बार मांगने लग जाओ, तीसरे साल भी, वो तो मैनेजमेंट दूसरे साल बोल देगा कि आपको पिछले साल दी तो थी, आप बार बार क्यों मांग रहे हो। तो परमानेंट ऑडिट फाइल में वो फाइल्स आती हैं जो अभी वो अगले 5 साल तक रहेंगे, तो वो आप मेंटेन करके रखोगे। करंट ऑडिट फाइल होती है जैसे कि जो सैलरी इंक्रीमेंट फाइल होती है, जैसे वो हर साल चेंज होने वाली है, हर साल परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, तो इसीलिए करंट ऑडिट फाइल में वो आता है। ये आप हर साल मांग सकते हो मैनेजमेंट से। कहता है कि वंस AR इज साइन, नो न्यू ऑडिट प्रोसीजर कैन बी अप्लाइड, यानी कि एक बार ऑडिट रिपोर्ट एक बार साइन हो जाती है तो उसके बाद आप कोई ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं कर सकते, और आपको जो है ऑडिट फाइल जो है वो 7 साल तक मेंटेन करनी होती है ऑडिट रिपोर्ट की डेट से। ऐसे के 230 तक हमारे हो गए हैं। 240 पे हम जाते हैं। 240 बोलता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फ्रॉड इन एन ऑडिट। तो फ्रॉड पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? तो फ्रॉड सस्पेक्ट हो जाए तो मैं क्या करूँ? ऑडिटर ऑडिटर क्या करेगा? तो फ्रॉड होता है इंटेंशनल एक्ट टू ऑब्टेन अनजस्ट एडवांटेज। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रॉड डिटेक्ट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा कर ले रिलेटिंग टू द फ्रॉड। उसके बाद फ्रॉड क्यों करते हैं? एक होता है रैशनलाइजेशन, यानी कि उसको कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो फ्रॉड करेगा, वो कुछ ना कुछ अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा आपका एम्प्लॉय या मैनेजमेंट। परसीव्ड अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स में कोई गड़बड़ है, इंटरनल कंट्रोल्स में अगर मान लो आपने CCTV कैमरास लगाए हुए हैं और किसी एक हॉल में CCTV कैमरा नहीं है और स्टॉक वहाँ पे रखा हुआ है,
या सीसीटीवी कैमरा ख़राब है तो वो स्टॉक निकाल सकता है, वो स्टॉक निकल जाएगा क्योंकि इंटरनल कंट्रोल वीक है। और इंसेंटिव अनरियलिस्टिक टारगेट, जैसे मैनेजमेंट कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट दे देती है ताकि अगर वो टारगेट अचीव होते हैं तो आपको ज़्यादा कंपनसेशन मिलती है, तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट मेन अचीव करने के लिए, जैसे उन्होंने बोल दिया कि आप 10,000 प्रोडक्ट का सेल करोगे पूरे साल, और वो उनको पता है कि वो नहीं हो सकता 10,000 की प्रोडक्ट का सेल, लेकिन वो फिर फेक इन्वॉइसेस दिखाते हैं, फेक सेल दिखाते हैं। तो ये फेक सेल दिखाना भी एक तरीके से फ्रॉड है, तो इंसेंटिव भी फ्रॉड में आता है। उसके बाद ऑडिटर शुड, व्हाट शुड ऑडिटर डू? एक बार फ्रॉड सस्पेक्ट हो गया तो ऑडिटर क्या करेगा, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा। कोई भी मैटर जिस पे जैसे स्टॉक गायब हुआ तो उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा कि स्टॉक कब गायब हुआ, किस डेट को गायब हुआ, वहाँ पे इंचार्ज कौन था। इंडिपेंडेंस चेक करेगा कि उसका उसकी स्टॉक मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने बंदों की थी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ थी कि नहीं थी। आईटी सिस्टम चेक करेगा कि आईटी सिस्टम कितना कितना स्ट्रॉन्ग है। डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करेगा विद द मैनेजमेंट से बोलेगा कि ये जो मैटर्स हैं, लाइक हम स्टॉक का एग्जांपल ले रहे हैं तो स्टॉक का ही वो मैनेजमेंट डिस्कस करेगा। क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लगाने उसको ऑब्टेन करने चाहिए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स उसको लगाना चाहिए, कंप्लीट करेगा अपने वर्क पेपर, अंडरस्टैंड करेगा मैनेजमेंट फ्रॉड को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड सस्पिशियस को लाइटली लेती है तो ऑडिटर को क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, वो उसको सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और डाउटफुल हो जाना चाहिए उसे। फिर अंडरस्टैंड करेगा कि हाउ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन जाके कर सकता है, फिर वो वेरियस कन्फर्मेशंस ले सकता है, जनरल एंट्री की टेस्टिंग कर सकता है, एक्सेट्रा। जाके वो अपने फ्रॉड सस्पिशियस को अपने कॉन्फिडेंस में ला सकता है। इफ़ फ्रॉड डिटेक्टेड, अगर फ्रॉड डिटेक्ट हो जाता है, पहले सस्पिशियस था, अब डिटेक्ट हो गया है, तो अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो चेक करेगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना होना चाहिए। फिर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की, अच्छा ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है तो ज़्यादा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हमें चाहिए होता है। उसके बाद सैम्पलिंग ज़्यादा कर देगा, मटेरियलिटी बढ़ा देगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा कर देगा, रिस्क बढ़ जाएंगे तो कंट्रोल्स को ज़्यादा चेक करेगा, तो एक्सेट्रा प्रोसीजर्स में वो रिस्पॉन्ड करेगा। और बेसिकली अगर एक फ्रॉड 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होता है। 250 में बताते हैं कि लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर करेगा, यानी कि एंटिटी पे लगने वाले लॉज एंड रेगुलेशन कैसे चेक करूँ, ये ऐसे बताता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू फॉलो लॉज एंड रेगुलेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंक्वायरी करेगा, लोगों से पूछेगा, इंस्पेक्ट करेगा, बुक्स एंड अकाउंट्स चेक करेगा, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट मांगेगा मैनेजमेंट से, और क्लाइंट चेक एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स। यानी कि इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एप्लीकेबल सर्टिफिकेट चेक करेगा, यानी कि एक मैंने फैक्ट्री ऑडिट पे गया हुआ था, तो फैक्ट्री ऑडिट पे उन्होंने एक एंटी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की रेटिंग्स होती हैं, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट रखना होता है उन्हें, तो वो सर्टिफिकेट हमें चेक करना था, तो वो सर्टिफिकेट मैंने चेक किया था। वो सर्टिफिकेट चेक करना भी इसी ऐसे में आता है कि जो फैक्ट्री है वो पॉल्यूशन की रेटिंग में वो जितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है वो भी चेक करना होता है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो इंक्वायर कर लेगा, इंस्पेक्ट करेगा, डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, लॉज एंड रेगुलेशन हैविंग इम्पैक्ट ऑन, कुछ लॉज एंड रेगुलेशन वो होते हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो होता है कुछ होते हैं जो इनडायरेक्ट करते हैं। जो डायरेक्ट होते हैं वो जैसे जीएसटी लॉ, एक्साइज एक्ट, सीएसटी एक्ट, इससे डायरेक्ट होते हैं क्योंकि सबके लेजेस बने हुए होते हैं बैलेंस शीट में। इनडायरेक्टली पोल्यूशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, क्योंकि फाइनेंशियल जिम्मे से लेना देना नहीं होता, लेकिन इम्पैक्ट इनडायरेक्टली कर सकता है। यानी कि अगर वो ठीक नहीं है तो फिर लॉज एंड रेगुलेशंस अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो रेवेन्यू पे एक्सेट्रा पे वो फर्क कर सकता है, लिटिगेशन बढ़ा सकता है, तो एक्सेट्रा। ऑडिटर के प्रोसीजर क्या होते हैं, वो अंडरस्टैंड करेगा कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल एंटिटी पे, इवेल्युएट करेगा उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से, और एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकता है अगर उसको ज़रूरत पड़े तो, और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा, और ऑडिट रिपोर्ट चेंज भी कर सकता है अगर उसे लगता है तो। 260 बोलता है कम्युनिकेटिंग दो चार्ज विद गवर्नेंस, और 265 बोलता है इंटरनल कंट्रोल में जो डेफिशिएंसी है वो कम्युनिकेट करना। 260 में क्या इंक्लूडेड है कि हु इज मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एएम, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट डायरेक्टर एक्सेट्रा, ये मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। दूसरा विद गवर्नेंस होता है जो कि मैनेजमेंट को सुपरवाइज करता है, फाइनेंशियल को अप्रूव करता है। व्हाट टू कम्युनिकेट, क्या क्या कम्युनिकेट करेगा दूसरा विद गवर्नेंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, प्लानिंग एंड स्कोपिंग,
ऑडिट की प्लानिंग और स्कोपिंग में क्या क्या कवर्ड था, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट चेक करेगा, क्योंकि दो साल गवर्नमेंट में हर कोई एस्पेक्ट नहीं बताओगे आप, दो साल गवर्नमेंट को आप सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताओगे, लिमिटेशंस क्या क्या इम्पोज की गई थी वो बताओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की बताओगे, और मैनेजमेंट जो है शुड नॉट पुट अंडर प्रेशर और एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये सब आप मेंशन करोगे कम्युनिकेशन में। और मटेरियल वीकनेस बताओगे, इंटरनल कंट्रोल में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा जो मैनेजमेंट से लिए आपने ली है वो आप कम्युनिकेट करोगे दूसरा गवर्नेंस को। मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिटर्न हो सकता है, टू वे हो सकता है, आप उनसे पूछ कर उनसे रिप्लाई ले सकते हैं। और अब डेफिशिएंसी, अब 265 की अगर बात करें तो डेफिशिएंसी बताता है इंटरनल कंट्रोल, डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट हो सकती है, इनसिग्निफिकेंट हो सकती है। सिग्निफिकेंट यानी कि इंटरनल कंट्रोल में अगर वीकनेस है तो उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पड़ सकता है, उनका ओपिनियन पे पड़ सकता है, तो वो सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट है। अनेबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट और एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करने में, प्रिवेंट करने में और करेक्ट करने में अगर वो अनेबल है इंटरनल कंट्रोल्स आपके, तो वो डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी का आपको कम्युनिकेट करने का दूसरा भी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो अगर कंट्रोल है ही नहीं तो भी करना पड़ेगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिटर्न हो सकता है, मैनेजमेंट को आप सारी डेफिशिएंसी बताओगे, दूसरा गवर्नमेंट को आप ओनली सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताओगे। कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी बताओगे, कौन कौन से इंटर कंट्रोल में क्या वीकनेस है, एक्सप्लेनेशन बताओगे, पोटेंशियल इम्पैक्ट इससे ये हो सकता है, अगर ये इंटरनल कंट्रोल वीक है तो इससे आपको ये नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियल में ये इंपैक्ट पड़ सकता है। पर्पस बताओ ऑडिट का क्या है, और इंटरनल कंट्रोल के इवैल्यूएशन जो आपने किया है, जो भी आपकी स्टडी है इंटरनल कंट्रोल की, वो आप बताओगे। 299 बोलता है ऑडिट, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल मैं रिस्पॉन्सिबल अपनी ऑडिट के लिए, तू तेरी ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये एक लाइन में है। दो फर्में, दो या दो से ज़्यादा फर्म में अगर एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करती है तो वो जॉइंट ऑडिट में आती है। दूसरी फर्म जो है कैन रिलाई ऑन द अदर फर्म्स वर्क, नो नीड टू रिव्यू, क्योंकि वो भी सीए है, वो भी ऑडिटर है, और ये दोनों एक दूसरे को रिलेवेंट मैटर्स कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट ऑडिट कॉमन, दो तरीके के इनकी ऑडिट एरिया, वर्क एरिया होते हैं, कॉमन ऑडिट एरिया और डिवीजन ऑफ वर्क। अगर कॉमन है दोनों की सहमति है तो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे कॉमनली अग्रीड इशू पे, मैटर्स पे, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पे, कंप्लायंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर डिवीजन ऑफ वर्क है यानी कि फिर वो सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे फॉर्म 2 ने बोल दिया कि इस पे मेरी ओपिनियन अलग है, फॉर्म 1 ने बोल दिया मेरी ओपिनियन अलग है, तो सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने अपनी ओपिनियन के लिए। वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट को बनाना पड़ेगा। इफ देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन बोथ द ऑडिटर्स देन सेपरेट एआर कैन बी इशूड, यानी कि एक बोल रहा है क्वालिफाइड, एक बोल रहा है अनक्वालिफाइड, तो दोनों अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं। सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शुड कंटेन अदर्स, यानी कि अगर जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दी गई है उस ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन करना जरूरी है कि दूसरे ऑडिटर ने ये ओपिनियन दिया ताकि ये यूज़र को पता रहे कि इस मैटर पे दो ओपिनियन है, और दोनों ओपिनियन यूज़र अपने हिसाब से स्टडी कर पाए। फिर 300 आती है प्लानिंग ऑफ ऑडिट, कैसे प्लान करेंगे डिस्कस करेंगे। मैं एंगेजमेंट टीम के विद इन एंगेजमेंट टीम आप डिस्कस करेंगे कौन कौन सी क्या क्या प्रोसीजर आप लगाएंगे, गो थ्रू करेंगे टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट, लेटर ऑफ एंगेजमेंट की टर्म्स चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, वही आईओपीसी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पर्सनल कमिटमेंट, ड्यू प्लेस, कॉन्फिडेंशियलिटी। टाइप ऑफ ऑडिट चेक करेंगे कि टैक्स ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एक्सेट्रा। स्कोप टाइम एंड एक्सटेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा साल नहीं होता, आपके पास 3 या 4 महीने होते हैं ऑडिट करने के लिए, तो आपको समय देखना होगा, आपको स्कोप देखना होगा कि आप पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक पॉइंट की ऑडिट नहीं कर सकते। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से पॉइंट आप चेक करेंगे, कौन कौन से मैटर चेक करेंगे, और एक्सटेंट चेक करेंगे कि कितना चेक करेंगे। सिग्निफिकेंट रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आप रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंट रिस्क, ये सब आप डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे आपको डिटरमिन करना है। चेंज इन प्लान, चेंज इन नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, अगर जो भी करना होगा वो किस तरीके से आप करेंगे, क्योंकि प्लानिंग एक डिस्क्रीट प्रोसेस है, तो ये प्लानिंग चेंज होती रहेगी। एक बार प्लानिंग कर दी दोबारा चेंज नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार प्लानिंग होने के बाद वो डिस्क्रीट प्रोसेस है, वो एज पर सर्कमस्टेंसेस चेंज होती रहती है। स्ट्रेटेजी, प्लान और सिग्निफिकेंट चेंजेस को आप डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके बाद ऐसे 300 के बाद अगर हम आते हैं, ऐसे 300 के बाद आता है 315, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द इंग्रेडिएंट्स एनवायरमेंट। आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द मैनेजमेंट इज केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखेंगे उन्होंने इंडियाज फॉलो किए नहीं किए, उन्होंने कंपनीज एक्ट फॉलो किया नहीं किया। हाउ टू डिसाइड नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, दो चीज़ों में मैटर करेगा, एक मटेरियलिटी और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियलिटी होता है आप एक अमाउंट, एक सेट न्यूमेरिक क्राइटेरिया, सेट न्यूमेरिक बेंचमार्क, रिस्क ऑफ मटेरियल में कितना रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क नीचे पढ़ेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है 4 तरीके के 4 लेवल पे हो सकते हैं, मिनिमल, लो, मॉडरेट, हाई।
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैन बी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल, मतलब बहुत बड़े लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे। इनहेरेंट रिस्क जो है वो आप मिटा नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। ऑडिटर नीड्स टू अप्लाई हिज प्रोफेशनल जजमेंट टू डिसाइड इनहेरेंट रिस्क एंड डू द फॉलोइंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट के साथ, ऑब्जर्व करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, चेक प्रोविजन, चेक प्रीवियस ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स रिपोर्ट, gain industry knowledge, understand nature timing, nature of entity, accounting policies, identify business risk and read news etc. तो inherent risk वो होते हैं जो कि आप नहीं मिटा सकते, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो ये सब प्रोसीजर ऑडिटर जब करेगा तो वो इनहेरेंट रिस्क को समझ सकता है। कंट्रोल रिस्क वो होते हैं कि जितना भी कंट्रोल हम लगा रखे हो लेकिन वो रिस्क से बचा नहीं सकते। तो ऑडिटर शुड डिसाइड कंट्रोल रिस्क विद द वॉक थ्रू प्रोसीजर। जब वो वॉक थ्रू करता है तो कंट्रोल रिस्क पता लग जाते हैं कि कितने हैं। और मटेरियलिटी जो है सेट न्यूमेरिक बेंचमार्क होता ही है। 320 आ जाते हैं मटेरियलिटी, जैसे कैसे डिसाइड करूँ, तो 320 बोलता है मटेरियलिटी को कैसे डिसाइड करूँ। मटेरियलिटी इज सेट न्यूमेरिक बेंचमार्क दैट में इम्पैक्ट यूजर्स डिसीजन, यानी कि अगर सेल्स करोड़ों में है, 200 करोड़ की सेल है, तो आप डिसाइड करेंगे कि मटेरियलिटी लेवल कितना रखूँ मैं। 200 करोड़ की सेल है तो क्या मैं मटेरियलिटी 5 करोड़ की रखूँगा या फिर 15 करोड़ की रखूँगा, और उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस ईयर लेवल। आपकी प्रीवियस ईयर मटेरियलिटी कितनी थी, नेचर ऑफ एंटिटी कितना है, कितनी बड़ी एंटिटी है, रिस्क ऑफ मटेरियल इंस्ट्रूमेंट जो आपने वक्त प्रोसीजर्स के साथ साथ डिसाइड किए थे, वो रिस्क अगर ज़्यादा है तो मटेरियलिटी हम कम लेवल पे डिसाइड करेंगे और रिस्क ऑफ मटेरियल ज़्यादा है तो और रिस्क कम है तो मटेरियलिटी हम उस हिसाब से बढ़ा देंगे। इन्वेस्टिलेशन होता है कितने टाइप के, ओवरऑल मटेरियलिटी होती है, ये मटेरियलिटी अमाउंट सेट होती है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लगभग 50 से 75% ऑफ ओवरऑल मटेरियलिटी। सम डे में थ्रेशोल्ड लिमिट होती है फॉर कम्युनिकेटिंग दो चार्ज करना, ये ऑलमोस्ट 10% ऑफ ओवरऑल मटेरियलिटी होती है। मटेरियलिटी कैन बी रिवाइज्ड इफ ओपिनियन में गेट इफेक्टेड। अगर ओपिनियन पे कुछ भी चेंज होने के सस्पेक्ट होता है तो मटेरियलिटी आपकी रिवाइज हो सकती है। आप डिसाइड कैसे करेंगे मटेरियलिटी, आप प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे और यूज़र्स इंटरेस्ट एरिया आप चेक करेंगे कि यूज़र को अपना डिसीजन लेने के लिए वो कौन कौन से मैटर चेक करेंगे, तो वो भी डिसाइड करते हैं मटेरियलिटी चेक होने में। ऑडिटर के रिस्पॉन्स 330 बोलता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स रिस्क असेस हो गया है। अब ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्क मिल गए अब क्या करूँ। तो इफ़ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कर दो, और रिस्क ऑफ मटेरियल कम है तो अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग कम कर सकते हो। ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कंट्रोल्स पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना होगा। ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट ओवरऑल रिस्पॉन्सेज रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर कंट्रोल्स एंड करंट ईयर चेंजेस, यानी कि ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि पिछले साल क्या कंट्रोल से इस साल क्या चेंजेस है, और पूरा को ओवरऑल डॉक्यूमेंट करेगा। ये असर्शंस जो कि हम आगे आने वाले एसेस पे चेक करेंगे। बैलेंस शीट आइटम्स के लिए असर्शंस होती हैं कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी। पी&एल आइटम्स के लिए होती है कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, ऑकरेंस, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन। आइए 402 पे बात कर लेते हैं। ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया एडीपी का, एडीपी पेरोल सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि कई सारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपनी पेरोल मैनेजमेंट जो है किसी और कंपनी को दे देती हैं, तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है। और कई बार वो पेरोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे, वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो जो सर्विस ऑडिटर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है SOA, वो दो तरीके की रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। टाइप 1 रिपोर्ट होती है जिसमें सिर्फ वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेसेस, रिस्क एंड कंट्रोल देता है, यानी कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देता है, कोई भी ओपिनियन या कोई भी डिसीजन नहीं देता है। इफ़ देर इज़ अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर है ही नहीं तो या तो आप खुद एक ऑडिटर हैं तो ऑडिट कर सकते हैं, या फिर ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिट के लिए। टाइप 2 रिपोर्ट में वेदर PRC यानी कि प्रोसेस रिस्क कंट्रोल वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली और नॉट, यानी कि इसमें डिसीजन आपको देखना होता है, इसमें डिसीजन मिलता है, यानी कि टाइप 2 रिपोर्ट ज़्यादा बेटर होती है टाइप 1 रिपोर्ट से, ज़्यादा डिटेल्ड होती है टाइप 1 रिपोर्ट से। तो अगर टाइप 2 रिपोर्ट अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो ऑडिटर वुड हैव टू परफॉर्म द कंट्रोल टेस्टिंग, यानी कि कंट्रोल टेस्टिंग कंट्रोल है कैसे वो टाइप 1 बताएगा, और कंट्रोल 2 बताएगा कि वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे। और टाइप 2 नहीं मिल रही है तो आपको खुद को ऑडिट करनी पड़ेगी, कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी।
ऑडिटर को जो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा नेचर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, को किस तरीके की सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, यानी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। अग्रीमेंट ऑफ सर्विस चेक करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस चेक करना पड़ेगा, मटेरियलिटी चेक करनी पड़ेगी, एंटिटी की प्रोसेस चेक करनी पड़ेगी। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर जो है मस्ट बी कम्पिटेंट टू परफॉर्म ऑडिट, यानी कि उसको ही शुड बी कम्पिटेंट, वो ऑडिटर होना चाहिए, सी होना चाहिए, कोई बीकॉम का बंदा नहीं करना चाहिए। सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जैसा मैंने को बताया, चेक ऑफ रिलेटेड, कोई रिलेशन तो नहीं है। ऑडिटर प्रोसीजर शुड बी वुड बी सेम एज फॉर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑडिट प्रोसीजर सेम रहेंगे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऑडिटर को रिपोर्ट में ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्जर्व मिली है, लेकिन टाइप 2 रिपोर्ट में कुछ ऐसा सस्पिशियस है या फिर कुछ ऐसा है जो कि सिग्निफिकेंट है, तो आपको मेंशन करना चाहिए। 450 बोलता है मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गए तो उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। ऑडिटर शुड कंसिडर इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ऑन एफएस एंड ऑडिट, यानी कि वो दो चीज़ों पे इफेक्ट चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट है और ऑडिट पे क्या इफेक्ट है। कम्युनिकेट कर देगा उसको मैनेजमेंट को, और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ करती है उसको तो फिर परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर चेक लगा देगा। और इनकरेक्ट मिस स्टेटमेंट अगर कुछ है तो जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप ओपिनियन नहीं दे पाओगे। ऑडिट एविडेंस 500 बोलता है सफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी वाइज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्वालिटी वाइज। क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है कि रिटर्न होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, रिक्वायर्ड बाय लॉ अगर वो है तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। ओरल होगा, ठीक है, ओरल होगा, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है या फिर डुप्लीकेट है, कॉपी है, तो वो कम रिलायबल होता है, कम क्वालिटी होती है। फिर इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करेगा, आपने जो भी इंक्वायरी की है, क्वेश्चन एंड आंसर आपने क्या क्या पूछे हैं लोगों से, इंस्पेक्शन किए हैं, बुक्स एंड पेपर्स लिए हैं, ऑब्जर्वेशन किए हैं, फिजिकली प्रेजेंट हो गए, आपने देखा एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए, रेशियो फॉर्मूला कैलकुलेशन किए, उन सबको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, वो सब ऑडिट एविडेंस होता है आपके लिए। 501 बोलता है सेलेक्टेड आइटम्स, जो कि है इन्वेंट्री, लिटिगेशन, सेगमेंट रिपोर्टिंग। इन्वेंट्री की असर्शंस मैंने आपको वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। तो एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, आप विजिट कर सकते हैं प्रीमाइसेस पे, अगर उस दिन विजिट नहीं कर पा रहे तो किसी और अल्टरनेट डे पे कर देंगे, और अगर थर्ड पार्टी के पास स्टॉक है तो थर्ड पार्टी के पास जाके करेंगे, और अगर कुछ भी तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो अल्टरनेट प्रोसीजर लगा देंगे। लिटिगेशन एंड क्लेम्स, इसमें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता नहीं है। चेक करेंगे कि आप इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट के साथ, रीड करेंगे बोर्ड मिनट्स, कंफर्मेशन सेंड टू लॉयर्स एक्सेट्रा, ये सब चेक करेंगे। तो लिटिगेशन क्लेम्स कितने आपके खड़े हैं, और असर्शन जो है इस पर रहेंगे एग्जिस्टेंस एंड ऑकरेंस। उसके बाद सेगमेंट रिपोर्टिंग की अगर बात करेंगे तो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है असर्शन रहेगी, और सेगमेंट्स कौन कौन से होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने टाटा के लिया, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाटा कार्स, अलग अलग सेगमेंट की सेपरेट रिपोर्टिंग। 505 क्या आता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन डिपेंड्स करेगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कितनी लेनी है, किससे लेनी है, वो मटेरियलिटी पे डिपेंड करेगा, लिस्टिंग की और सैम्पलिंग पे डिपेंड करेगा। कैसे लेंगे, आप एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे, ईमेल पे जाके आप चेक करेंगे कि जो जैसे आप किसी लॉयर की फर्म का एड्रेस चेक करेंगे या फिर अपने डेटर का एड्रेस चेक करेंगे, तो वो एड्रेस जाके आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। एड्रेस वेरिफिकेशन होता है, आप ईमेल करके कंफर्मेशन ले सकते हैं, बैंक से ईमेल से कंफर्मेशन ले सकते हैं, फ़ोन कॉल पे कंफर्मेशन ले सकते हैं, और पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं। जैसे बैंक की कंफर्मेशन लेनी तो आप बैंक में जाके विजिट कर सकते हैं। कंफर्मेशन पॉजिटिव नेगेटिव दो तरीके की होती है। पॉजिटिव का मतलब है आपने कंफर्मेशन मांगी, उधर से रिप्लाई आ गया। नेगेटिव है वहाँ पर रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो आप फॉलोअप करेंगे, आप दोबारा उससे फॉलोअप करेंगे, पार्टी से फॉलोअप करेंगे, असेस करेंगे रिस्पांस, और रिकनसाइल करेंगे अपने बैलेंस को और उसके बैलेंस को। अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आता है तो दोबारा फॉलोअप करेंगे, और दोबारा कोई रिस्पांस नहीं आता है तो इवेल्यूएट करेंगे इसका इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट ज़्यादा है तो एडिशनल प्रोसीजर लगा देंगे, और इस हिसाब से डिसाइड करेंगे। 510 बोलता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, फर्स्ट ईयर ऑडिट होती है आपकी, ओपनिंग बैलेंस चेक करना पड़ता है तो चेक करेंगे। रिस्क कंट्रोल्स अगर अग्री करते हैं, रिस्क एंड कंट्रोल्स अगर आप उस पर अग्री करते हैं तो आप एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो चेक करेंगे वेदर ओपनिंग बैलेंस आर करेक्ट और नॉट। ओपनिंग बैलेंस आप अपने पुरानी फाइल्ड ITR से चेक करेंगे, और चेक करेंगे प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट चेक करेंगे कि भाई कैसा है, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ और प्रीवियस ऑडिटर के साथ डिस्कस करेंगे, और चेक करेंगे कि चेंजेस इन पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन, कोई इस साल पॉलिसी में चेंज हुआ है, ओपिनियन में इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है उसका, तो आप उसी हिसाब से आप ऑडिट प्रोसीजर्स लगा देंगे। अगर प्रीवियस ऑडिटर को था ही नहीं तो चेक करेंगे कि अच्छा, तो आप एक एक ओपनिंग बैलेंस चेक करेंगे और डिटेल्ड असेसमेंट करेंगे, यानी कि जब तक आप ओपनिंग बैलेंस में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट ऑपरेट ऑडिट एविडेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंस,
ओपनिंग बैलेंस मैच हो रहा है नहीं हो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो आप उस चीज़ को चेक करेंगे। और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में एक पॉइंट था कि बैंक कन्फर्मेशन आप हमेशा फर्म के लेटर हेड पे लोगे, यानी कि अपनी फर्म के लेटर हेड पे लोगे, क्योंकि डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेते हो बैंक से, और अदर कन्फर्मेशन जो है वो क्लाइंट के लेटर हेड पे लोगे। ऐसे 520 बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर, से रेशियो लगाना, अपने फार्मूलाज लगाना। एनालिटिकल प्रोसीजर होता है एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा मतलब, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल डेटा मतलब आपकी सैलरी 10,000 है, नॉन फाइनेंशियल डेटा मतलब आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा हाइक कितनी होगी, तो ये नॉन फाइनेंशियल डेटा होगा। तो इन दोनों का रिलेशन, तो अगर एक साल में आपकी सैलरी थी 10,000 और 10% का परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद आपकी 10% हाइक डिसाइड होती है, तो आपके इस साल सैलरी 1,10,000 होनी चाहिए, तो एक रिकैलकुलेशन होती है 1,10,000। उसके बाद ऑडिटर शुड डेवलप एन एक्सपेक्टेशन चेक करेगा, यानी कि जैसे हमारे केस में 1,10,000 एक्सपेक्टेशन हो गई है, और एक्सेप्टेबल डिफरेंस और नॉन एक्सेप्टेबल डिफरेंस चेक करेगा। यानी मान लो 1,10,000 आपकी इस साल की सैलरी होनी चाहिए, बट दे दी 1,20,000, तो एक्सेप्टेबल डिफरेंस अगर हमने 5,000 रखा था तो 5,000 ज़्यादा है, तो उसका मतलब आप उसको ऑडिट प्रोसीजर, एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर लगा दोगे। इस पर डिस्कस करोगे अपने क्लाइंट के डिफरेंस जो आए, जैसे आप बोलोगे कि मेरे हिसाब से आपकी पॉलिसी के हिसाब से इसकी सैलरी 1,10,000 होनी चाहिए, लेकिन आपकी 1,20,000 होगी, तो आप उनसे कंफर्मेशन, आप उनसे एक्सप्लेनेशन मांगोगे, फर्दर ऑडिट एविडेंस मांगोगे, चेक करोगे। और जो है सोर्स डेटा ऑफ एनालिसिस फॉर शुड बी रिलायबल, यानी कि आप कुछ भी, जैसे आपने जो हाइक हाइक की जो पॉलिसी ली है वो रिलायबल सोर्स से ली कि नहीं, वो चेक करना। और सैम्पलिंग की बात कर लेते हैं। कंट्रोल टेस्टिंग, ये सैम्पलिंग क्यों करते हैं हम? कंट्रोल टेस्टिंग के लिए, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए, सब्सटेंटिव टेस्टिंग के लिए हम ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं, क्योंकि अगर 100, अगर एक साल में 100 इन्वाइसेस हैं तो आप 100 के 100 चेक नहीं करेंगे, हम सैम्पल बेसिस पे 30-40 उठाएंगे, उस हिसाब से ऑपरेट करेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप सैम्पल्स अपने जो है वो ज़्यादा कर देंगे, नंबर ऑफ सैम्पल्स हाई कर देंगे। सैम्पलिंग रिस्क होता है कि सारे सैम्पल सेलेक्ट, जो भी सैम्पल सेलेक्ट किए हैं वो सब ठीक निकल गए, और जो नहीं किए उनमें से कोई गलती हो सकती है। सैम्पलिंग जो है वो, हर सैम्पलिंग का मतलब होता है कि एवरी यूनिट हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, दो तरीके की। स्टैटिस्टिकल होती है जिसमें प्रोबेबिलिटी और रैंडम कॉन्सेप्ट दोनों एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि प्रोबेबल होता है कि कोई भी यूनिट, कोई पॉपुलेशन में से कोई भी यूनिट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, रैंडमली उठा सकते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल मतलब होता है किसी भी और तरीके से। इफ़ मिसस्टेटमेंट अगर फाउंड हो जाती है तो आप सैम्पल साइज बढ़ा देंगे। कोई भी मिसस्टेटमेंट लगती है ज़्यादा है तो सैम्पल साइज आपको बढ़ा देना चाहिए। 540 बोलता है अकाउंटिंग एस्टिमेट, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। एग्जांपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट का एग्जांपल है प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर लीगल केसेज, और फेयर वैल्यू का एग्जांपल है एक्चुरियल वैल्यूएशन। एनआरवी जो है वो सेल्स प्राइस होती है, फेयर वैल्यू जो है वो मार्केट प्राइस होती है। किसी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर एंड एप्लीकेबल एफआरएफ। वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर 10 सेक्शंस एप्लीकेबल होती है, और एफआरएफ जो है वो एप्लीकेबल एफआरएफ इंडिया उसके लिए क्या बोलता है, तो उस हिसाब से ये एप्लीकेबल होता है। ऑडिटर शुड चेक रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंपिटेंस ऑफ एक्सपर्ट हायर्ड, ये सब चीज़ें चेक करेगा ऑडिटर। कि जैसे आप उसने एक्चुरी को एक्सपर्ट हायर, यानी कि एक्चुरी जो हायर किया है उसकी कंपीटेंस कितनी है, ये सब चीज़ चेक करेगा। 550 बोलता है रिलेटेड पार्टी असर्शन, इनमें होती है कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, ऑकरेंस एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी जो है कंट्रोलिंग पावर होती है, यानी कि मान लो कंपोज कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या फिर उसकी जो होल्डिंग है 50% ज़्यादा है तो रिलेटेड पार्टी होती है। व्हाट शुड ऑडिटर चेक? मीटिंग मिनट चेक कर सकता है, रिटर्न फाइल चेक कर सकता है, शेयर होल्डर का रजिस्टर चेक कर सकता है कि कितने % शेयर होल्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट चेक कर सकता है कि कौन कौन उसके रिलेटेड है, जर्नल एंट्री टेस्टिंग कर सकता है, एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन अगर उसको कोई मिलता है तो जैसे किसी और अपने रिलेटेड से उन्होंने ट्रांजैक्शन लिया है तो जर्नल एंट्री टेस्टिंग कर सकता है, एग्रीमेंट चेक कर सकता है रिलेटेड पार्टी से, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकता है कि इंटरनल ऑडिटर ने तो कोई रिलेटेड पार्टी फाइल तो नहीं कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट चेक करेगा, लोन एंड एडवांस चेक करेगा कि किस किस कंसर्न को उन्होंने लोन एडवांस लिए हैं या दिए हैं। ऑडिटर को चेक कैसे करना चाहिए? वो रिकॉग्नाइज करेगा फ्रॉड रिस्क, डिटरमिन करेगा ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी कि जो भी प्राइस रिकॉर्ड किए गए हैं और आर्म्स लेंथ प्राइस जो कि प्राइस होने चाहिए उन दोनों को कंपेयर करेगा। इंक्वायरी करेगा लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज़, मैनेजमेंट से मांगेगा लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज़, चेक फॉर चेंज इन रिलेशनशिप, देखेगा क्या क्या चेंजेस आए हैं, नेचर ऑफ रिलेशनशिप चेक करेगा, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा मैनेजमेंट से रिलेटिंग टू द रिलेटेड पार्टी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है मैनेजमेंट की। 560 बोलता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, 31 मार्च के बाद के इवेंट्स, यानी कि ईयर एंड हो गया, ईयर एंड के बाद ऑडिटर के साइन से, ऑडिटर रिपोर्ट साइन होने से पहले इन दोनों पीरियड के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एडजस्ट कर सकता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स। अगर कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स है, नॉन सिग्निफिकेंट है तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, सिग्निफिकेंट है तो एडजस्टमेंट कर देगा। ऑडिटर की साइन रिपोर्ट हो गई है लेकिन मैनेजमेंट को साइन, अभी मैनेजमेंट को साइन नहीं हुई है
तो वो मैनेजमेंट डिस्कस करेगा, कोई सिग्निफिकेंट मैटर होगा तो वो और मैनेजमेंट अग्री करेगी तो उसको अमेंड कर सकता है। अगर मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट साइन कर दी है और भेज दिया है और पब्लिक इशू अभी नहीं किया है, तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स अगर कोई होते हैं विच कैन अफेक्ट द ओपिनियन, तो मैनेजमेंट का रिस्पांस चेक करेंगे। मैनेजमेंट ने बोल दिया हाँ आप अमेंड कर सकते हो तो अमेंड कर देंगे, मैनेजमेंट ने नहीं बोल दिया तो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में आप नोटिफाई कर दोगे। पब्लिक इशू कर दिया है, पब्लिक इशू के बाद अगर कोई ऐसा मैटर लगता है कि जो कि ओपिनियन में इफेक्ट कर सकता है, तो इफ़ इवन आफ्टर पब्लिक इशू अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड, देन मैनेजमेंट इफ अग्री करता है तो न्यू ऑडिट रिपोर्ट चेक भेज दोगे, और अगर अग्री नहीं करता है तो नोटिफाई कर दोगे आप न्यूज़पेपर में। 570 बोलता है गोइंग कंसर्न के बारे में, चेक फॉर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, मैनेजमेंट की अजम्पशन क्या है गोइंग कंसर्न के बारे में वो आप चेक करोगे। फैक्टर्स इंडिकेटिंग इफेक्ट्स ऑन गोइंग कंसर्न, अगर फाइनेंशियल फैक्टर में देखेंगे तो वो बोलेंगे फाइनेंशियल लॉसेस, लो ऑपरेटिंग रेशियोज, हाई डेट, लाइबिलिटीज मोर देन एसेट्स, और अदर फैक्टर्स देखेंगे तो गवर्नमेंट रूल्स, पॉलिसीज, पेंडिंग लिटिगेशन एक्सेट्रा। मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे और ऑब्टेन करोगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न। 580 बोलता है रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव लेटर, लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एक्शंस रिस्पॉन्सेज, जो भी ऑर्डर ने रिस्पॉन्स मांगे थे वो सब की लिस्ट होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है थी मैनेजमेंट की, उन्होंने क्या अप्लाई करी है, उनके एक्शंस क्या रहे हैं, वो सब आप लिस्ट करोगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज टेकन ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट साइन, यानी कि एक बार ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव नहीं ले सकते। ऑडिटर कैन आस्क रिटर्न ऑन एनी पॉइंट ऑफ, यानी कि किसी भी मैटर पे रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट से ऑडिटर ले सकता है। मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव असेस करेंगे इम्पैक्ट को और ओपिनियन को चेंज कर देंगे। 600 बोलता है प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑडिटर के बारे में, या नॉन अदर ऑडिटर, यानी कि जैसे कि सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर का कोई भी ऑडिटर है उसको कंपोनेंट ऑडिटर बोलेंगे, उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके वर्क का यूज़ कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दोनों ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर एक दूसरे से। ऑडिटर कैन रिलाई ऑन कंपोनेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्योंकि वो भी सीए है, वो भी कम्पिटेंट है। देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ एरिया ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन, यानी कि एक दूसरे को वो स्पेशल कंसिडरेशन के बारे में बता दें ताकि दोनों अपने 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 ऑडिट रिपोर्ट में अपने अपने अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफिक एरिया पे ओपिनियन दे पाएँ। ऑडिटर शुड मेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, यानी कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट में वो कंपोनेंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी, जो भी उसने काम किया है वो सब आप क्लियरली मेंशन करेंगे। जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा है यानी कि इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर कैन अलाउ टू वर्क टू इंटरनल ऑडिट, यानी कि बोल देगा कि फिक्स्ड एसेट्स की ऑडिट तुम कर लो, उसकी रिपोर्ट पे जो है वो रिलाई कर सकता है। ऑडिटर शुड चेक कंपीटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर कि वो कंपीटेंट है कि सीए के नहीं है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की होती है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट अब यूज़ कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। सम वर्क कैनॉट बी अलॉटेड लाइक अकाउंटिंग एस्टिमेट वैल्यूएशन एक्सेट्रा के लिए एक्सपर्ट्स की हायरिंग की जाती है, तो इंटरनल ऑडिटर की ओपिनियन इतनी मैटर नहीं करती, इसलिए ये वर्क उनको अलॉट नहीं किया जा सकता। 620 बोलता है ऑडिटर के एक्सपर्ट जो एक्चुअली जैसे एक्चुअली हायर किया हुआ है, तो ऑडिटर जो है शुड नॉट बी फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अच्छा, जो एक्सपर्ट है वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग फील्ड का नहीं हो सकता। कैलकुलेशंस मेड बाय मैनेजमेंट एक्सपर्ट अगर कुछ है तो चेक करेगा ऑडिटर जो है रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेटा चेक करेगा, अजम्पशंस चेक करेगा मैनेजमेंट के द्वारा जो जो अजम्पशंस बनाई गई हैं वो, और चेक करेगा कंपीटेंस ऑफ एक्सपर्ट हायर्ड, यानी कि ऑडिटर ने जो एक्सपर्ट हायर किया उसकी कंपनी चेक करेगा, ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एविडेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स एडवाइस, एक्सपर्ट ने जो एडवाइस दी है वो भी सफिशिएंट एविडेंस चेक करेगा, वो ऑब्टेन करेगा। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसमें भी ऑडिटर की होती है। ऑडिट रिपोर्ट में तब तक ही लिखना है जब रिक्वायर्ड हो, यानी कि अगर ऑडिटर के एक्सपर्ट ने कुछ अलग ओपिनियन दे दी, कुछ ऐसा ओपिनियन दे दिया कि जो कि यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ही ऑडिट रिपोर्ट में उस चीज़ को मेंशन करोगे, अदरवाइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक्सपर्ट को हायर किया था, एक्सपर्ट का यूज़ किया था। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म ओपिनियन एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, सबसे पहले टाइटल, फिर एड्रेस आएगा, यानी कि आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, मैनेजमेंट को, हायर मैनेजमेंट को, फिर आप ओपिनियन दोगे, फिर बेस फॉर ओपिनियन दोगे कि ऑडिट मैटर लगाओगे, ये एम्फासिस ऑफ मैटर पैरा, अदर मैटर पैरा लगाओगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा लगाओगे, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा लगाओगे, फिर अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा लगाओगे, फिर साइन, प्लेस एंड डेट। फिर आप 701 की बात करें तो की ऑडिट मैटर, दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेटेड दोस्त आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन बाय यूजर्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैटर्स, यानी कि तो वो मैटर्स आप दो स्टार विद गवर्नेंस, मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेटेड दो स्टार विद वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोन बाय यूजर्स, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है, ओपिनियन और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा के बीच में होती है। की ऑडिट मैटर शुड बी एंटिटी स्पेसिफिक होने चाहिए, अदर इधर की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, और ये सिर्फ एप्लीकेबल फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि अगर कोई स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बन रहा है जैसे 6 महीने के अलग से बनते हैं तो उसमें की ऑडिट मैटर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे 6 महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है उस पर हम ओपिनियन देंगे, तो उस पर जो स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है तो उस पर
कि ऑडिट मैटर अप्लाई नहीं होता है। मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन अनक्वालिफाइड होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से अच्छे हैं। क्वालिफाइड होती है यानी कि 10 से 30% फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है ट्रू एंड फेयर रिव्यू नहीं देते हैं। एडवर्स रिव्यू पूरे ही रिलायबल नहीं है। डिस्क्लेमर ओपिनियन अगर आप सफिशिएंट अप्रूवेबल और एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे तो डिस्क्लेमर है। अगर लिमिटेशंस में अगर स्कोप पे लिमिटेशंस हैं तो ऑडिटर जो है या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा, रेजिग्नेशन दे देगा। अदर मैटर पैरा में कंटेन्स मैटर्स फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दीज आर ऑल्सो कम्युनिकेटेड। तो दो साल यानी कि वो मैटर जो कि यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो एमपी में आएंगे। ओ एम पी में वो आएंगे, वो मैटर्स आएंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हैं, लेकिन अदर देन दोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ईओएमपी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मैटर्स आएंगे, ओएमपी में फाइनेंस अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बट जो कि यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैटर्स आएंगे। करस्पॉन्डिंग फिगर्स 710 की बात करें, करस्पॉन्डिंग फिगर वो होते हैं जो प्रायर ईयर में सेम पीरियड के लिए जो फिगर होते हैं वो होते हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो होते हैं जो पिछले जितने भी साल गए हैं, यानी कि अभी अगर मैं बात करूं तो 30 अगस्त 2021 मेरे लिए करंट ईयर फिगर होगा, 30 अगस्त 2020 मेरे लिए करस्पॉन्डिंग फिगर होगा, और 30 अगस्त 2019, 30 अगस्त 2018, 30 अगस्त 2009, 30 अगस्त 2002 ये मेरा कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगा। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया था ऑडिट फाइल में जो है बहुत सारी ऑडिट फाइल में ऑडिट रिपोर्ट के अलावा बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन होती हैं क्लाइंट के। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि डॉक्यूमेंट फॉर एडिंग अनदर प्लांट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि कोई भी एक प्लांट अगर ऐड किया है क्लाइंट ने तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन लगा देता है क्लाइंट, तो उसके लिए तो वो इन्फॉर्मेशन पे आप उस इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करोगे और आपको कुछ सस्पिशियस लगता है तो आप उसको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करोगे। और अगर आपको लगता है कि और ऑडिट प्रोसीजर आपको लगाने चाहिए तो ऑडिट प्रोसीजर लगा के आप उस पर अपना कॉन्फिडेंस बनाओगे।